नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका में चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 2 वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने चीन के सैन्य औद्योगिक नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर तेजी से प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से नया विधेयक पेश किया है। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाली चीनी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई में अब और देरी नहीं की जा सकती। रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट और प्रतिनिधि एलिस ने सीसीटीवी सैंक्शन शॉर्ट क्लॉक एक्ट नाम का विधेयक पेश किया है और इस प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को उन चीनी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ 1 साल के भीतर कार्रवाई करनी होगी जिन्हें अमेरिकी सरकार सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। भारत और साइप्रस के संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती न केवल मजबूत है बल्कि भविष्य की जरूरतों और संभावनाओं के अनुरूप भी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साइप्रस द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रति सम्मान और दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार घुसपैठ पर शून्य सहिष्णुता नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इस वर्ष स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। 6000 किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा ग्रिड, ड्रोन रडार और उन्नत कैमरे लगाए जाएंगे। शाह ने अवैध प्रवासन को जनसंख्या बदलाव की साजिश बताते हुए सभी घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासन का संकल्प दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज घोषणा की कि सरकार सीमा पार घुसपैठ के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी और शाह ने कहा कि अवैध प्रवासन जनसांख्यिकी बदलाव लाने की एक सोची समझी साजिश है और सरकार इस घुसपैठियों की पहचान कर उसे निर्वासित करेगी। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा की 26 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी होगी। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके बाद 9 जून को नामांकन की भी जाँच की जाएगी और 11 जून को नामांकन वापस लिया जाएगा और इसके बाद 12 राज्यों के 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 10 राज्यों में होंगे जहां मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग अलग तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन सामने आया है। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले सोना पप्पू और कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी सीपी शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई कोलकाता और मुर्शिदाबाद में शुरू की और जिन जगह पर तलाशी ली गई उनमें मोहम्मद अली उर्फ मैक्स राजू, सौरव अधिकारी, शांतनु सिन्हा विश्वास का भतीजा और शांतनु सिन्हा विश्वास के मुर्शिदाबाद स्थित ठिकाने शामिल हैं। ये तलाशी आरोपियों और अन्य लोगों से हिरासत में पूछताछ के दौरान सामने तथ्यों के आधार पर की गई है। कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास के प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली, जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया है। सिन्हा की गिरफ्तारी की मुख्य वजह सोना पप्पू सिंडिकेट से संबंध है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजुकेशनल कंसल्टेंसी संचालक शुभम खैरनार, निलंबित जूनियर कॉलेज शिक्षिका मनीषा पंदारे और ब्यूटी पार्लर मालकिन मनीषा वाघमरे और लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ इस मामले के केंद्र में आ गए हैं। सीबीआई इस मामले से जुड़े पैसों के मनी ट्रेल, डिजिटल फुटप्रिंट्स और संदिग्ध लाभार्थियों की बढ़ती सूची की पड़ताल कर रही है। सीबीआई पूछताछ के लिए खैरनार को पुणे लेकर आई है और वहीं 3 मई को हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक करने और उसे आगे फैलाने में कथित भूमिका को लेकर मंदारे और वाघमारे से भी पूछताछ की गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संसदीय समिति को बताया कि उनका मानना है कि उनके सिस्टम के जरिए पेपर के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा है कि इस मामले में सीबीआई अंतिम निष्कर्ष देगी। गौरतलब है कि 22 लाख से अधिक छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी जिसे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने रद्द कर दिया था। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी की सरकार का आज फिर से विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरों को जगह दी है। इससे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता एएम शाहजहां और वीसीके के नेता वन्नी अरासू शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। एएम शाहजहां पापना असम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वहीं वन्नी अरासू टिंडी वनम विधानसभा क्षेत्र का
प्रतिनिधित्व करते हैं और वे वीसी के पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन दोनों नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह आज शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे चेन्नई के लोक भवन में संपन्न हुआ। इससे पहले 23 विधायकों ने शपथ ली थी। हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। अब 40 से 99% तक दिव्यांगता वाले लोगों को भी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 1,22,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। अब तक यह सुविधा केवल 100% दिव्यांग व्यक्तियों तक ही सीमित थी, जिन्हें एक सहायक के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती थी। इससे पहले वर्ष 2007 में 100% दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया। प्रदेश में लंबे समय से दिव्यांग संगठनों की मांग थी कि 100% से कम दिव्यांगता वाले लोगों को भी ये सुविधा दी जाए। सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए अब 40 से 99% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी यह लाभ देने का फैसला लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से निचली अदालत के एक आदेश की चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका रिवीजन दायर की गई है और मामले की सुनवाई कर रहे एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मूल मानहानि वाद में अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख निर्धारित की है। डीजे कोर्ट ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख तय की है। संबंधी पत्रावली भी तलब की है और इस बीच मूल मानहानि मामले की अगली सुनवाई 17 जून को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ को फटकार लगाई है। डब्ल्यूएफआई में पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था और कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह फोगाट का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाए। चीफ जस्टिस जीके उपाध्याय और जस्टिस जेएस करिया को बेंच ने केंद्र सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि फोगाट को आने वाले एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। पीठ ने टिप्पणी की कि डब्ल्यूएफआई को शीर्ष खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति देने की पूर्व प्रथा पर नहीं चलना बहुत कुछ कहता है और हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि विशेषज्ञों से उनकी संभावनाओं का मूल्यांकन करने को कहें या सुनिश्चित करें कि वह भाग ले सके। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।